तो बच्चों आज केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने आपको ये समझा दिया था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। जब कोई फिजिकल चेंज होता है और उसमें बैकवर्ड रिएक्शन की रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है। जैसे आइस का केस लेते हैं और वाटर का केस लेते हैं, तो रेट ऑफ मेल्टिंग और फ्रीजिंग अगर बराबर रेट से होने लगती है तो कहते हैं वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। पर केमिकल इक्विलिब्रियम में एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। कि स्पेशल कंडीशन को इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। कैसे? जैसे कोई रिएक्शन है A2P, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इन स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये अगर 10 ग्राम है और ये 0 ग्राम है, तो आफ्टर क्या होगा? धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। ये 9 होगा, ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा। ऐसे कंडीशन आएगी कि ये 5 होगा और ये भी 5 ग्राम होगा। अब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम इक्वल देख रहे हैं, इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन केवल वन डायरेक्शनल है, नॉन रिवर्सिबल है, तो अगले ही टर्म्स में ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा, रुक नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन बनती है कि हमारा इक्वेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, सो उस कंडीशन में जैसे ये 4 और 6 होता है, तुरंत ही बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होता है और ये डिसोशिएट होता है और फिर से इसको 5 और खुद को 5 मेंटेन कर देता है और इक्विलिब्रियम होल्ड्स हो जाती है। तो जब तक बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर रहती है, तब तक कंसंट्रेशन इक्वल रहता है और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम यहां होल्ड रहती है। तो जनरली इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल कंडीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्पेशल कंडीशन है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है। सो अब हम एक डेरिवेशन पे जाते हैं, मतलब हम एक रिएक्शन लेते हैं A प्लस B, जो आपको देता है C और D, और C और D भी खुद को डिसोशिएट करके या खुद को एडजस्ट करके A और B को बना सकता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। तो अगर इसके फॉरवर्ड रिएक्शन को लिखें तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है A प्लस B गिव राइज टू C प्लस D। तो अगर हमें इसकी रेट पता करनी हो, इसकी रेट बतानी हो, तो हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो ये लॉ क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर कई सारे रिएक्टेंट हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब ये एक्टिव मास क्या है? तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन से लगा सकते हैं, मोल पर लीटर से लगा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे हमें इस रिएक्शन की, इस फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल किसके? एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि दो रिएक्टेंट है, इसलिए हमने उनके एक्टिव मास का प्रोडक्ट किया। ये बड़ा ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलर कंसंट्रेशन को। तो इन शॉर्ट इस रिएक्शन को लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF। KF क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां पे क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं
और ये हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट मिल गई। क्या मिल गई? फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट। इसी तरह से हम बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी निकालते हैं। अभी देखो, हम बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी निकालते हैं। आप इसको नोट कर लो साइड वाले को, भी मैं इसको रब करके फिर से लिखता हूं। तो कैसे करते हैं इसको, आप देखोगे तो क्लियर होगा। अब देखो इसका बैकवर्ड पार्ट क्या था। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो था वो क्या था? वो था कि C और D मिलके फिर से क्या बना ले? बोलो, A और B बना ले। अब इस बार जो आपका प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है। सो इसके लिए अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। और प्रोपोर्शनल को अगर हटाना हो तो आप क्या लिखोगे? KB लिखोगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। इसको इक्वेशन 2 बना दिया। और KB क्या है? तो KB वही है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर आप जानते हो कि आपका इक्वेशन अगर इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। सो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो कि F इक्वेशन 1 से कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और RB की जगह क्या लिख सकते हो? KB, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D। और अगर आप KB को यहां ले आओ तो KF अपॉन KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो आप KF अपॉन KB जो होता है, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, इनके रेशियो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। सो यहां पे हम लिख सकते हैं KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। और ये जो हमने ड्राइव किया, ये KC क्या है? KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। C रिप्रेजेंट करेगा कि हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। एक बात यहां पे छोटी सी और क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आपके इस डेरिवेशन में, आपके इस इक्वेशन में अगर इनके नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनके सामने लिखे हुए हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस I2 गिव राइज टू 2HI, तो HI के कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि इनके नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनको दिए हों। तो जैसे अगर इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि A के A मॉलिक्यूल हो, B के B मॉलिक्यूल हो, प्रोडक्ट C के C मॉलिक्यूल हो और D के D मॉलिक्यूल हो, तो इस केस में जो KC लिखेंगे हम, उसमें जो भी इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके पावर पे चले जाएंगे, D टू दी पावर D, A टू दी पावर A और B टू दी पावर B। तो ओवरऑल हम KC इस तरह से भी बना सकते हैं अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखे हुए मिले तो। आप इनको नोट करो, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले डेरिवेशन पे जाते हैं।